हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय 8 चल रहा है आनुवंशिकता। पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकता के मेंडल के प्रथम नियम के बारे में समझा दिया था। आइए आज हम लोग मेंडल के द्वितीय नियम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें द्विसंकर प्रयोग के बारे में दो लक्षण लेकर प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले हम लोग एक लक्षण लेकर किए थे, जिसमें लंबाई का लक्षण था। एक पौधा लंबा था और एक पौधा बौना था, जिसके रिजल्ट का डिस्कशन हम लोग किए थे। अब हम लोग दो लक्षण लेकर देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े के अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब मटर में एक विकल्पी जोड़ी लेकर प्रयोग किया गया था, उसके जगह पे अगर हम दो विकल्पी जोड़े लेकर प्रयोग करें तब क्या होता है। अब इसमें विकल्पी जोड़े कौन लिया जाएगा? गोल बीज वाले लंबे पौधे यदि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसे होगी? ठीक, अब यहाँ पर दो विकल्पी लक्षण लिए गए हैं। पहला विकल्पी लक्षण आप देख रहे हैं कि गोल बीज, ठीक है, और लंबा पौधा। गोल बीज, लंबा पौधा, ठीक है। झुर्रीदार बीज, बौना पौधा। तो ये दो विकल्प हैं। इससे पहले जो विकल्प लिए गए थे उसमें एक ही विकल्प थे, ठीक है। उसमें था आपका लंबा पौधा और बौना पौधा। लेकिन यहाँ पर लंबे पौधे और बौने पौधे के साथ साथ उनके बीच का आकार भी लिया जा रहा है। जो लंबा पौधा है उसके बीच का आकार गोल है और जो बौना पौधा है उसके बीच का आकार झुर्रीदार है। उनका अगर आपस में संकरण कराया जाए तो संतति कैसे होगी, इस बारे में हमें अध्ययन करना है। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो F1 पीढ़ी तैयार होगी, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे और सभी पौधों के जो बीज जो होंगे वो गोल होंगे। इसका मतलब पौधे की जो लंबाई है प्रभावी लक्षण है, बीज का गोल होना भी प्रभावी लक्षण है। अर्थात लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। लंबाई तथा गोल बीज क्या है? प्रभावी लक्षण है। बौनापन और झुर्रीदार बीज अप्रभावी लक्षण है। बौनापन और झुर्रीदार बीज जो हैं वह अप्रभावी लक्षण है। अब आगे, परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन, जो F1 पीढ़ी तैयार हुई है जिसमें सभी पौधे लंबे थे, सभी पौधों का बीज गोल था, अगर इन पौधों को अर्थात F1 संतति के पौधों का स्वपरागण कराया जाए, आपस में ही परागण होने दें, तो F2 पीढ़ी की संतति कैसी प्राप्त होगी? परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है? देखें ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पर दो संतति लिए गए हैं, हाँ, दो लक्षण लिए गए हैं, गोल और हरा बीज, ठीक है। गोल और हरा बीज, झुर्रीदार और पीला बीज, ये दो लक्षण हैं। पहला है गोल, ठीक है, और हरा बीज। गोल लक्षण जो है प्रभावी लक्षण है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर का यूज हुआ है, कैपिटल आर। और हरा बीज जो है अप्रभावी लक्षण है, इसके लिए स्मॉल वाई यूज हुआ है, ठीक। झुर्रीदार जो है वह अप्रभावी लक्षण है, इसलिए इसके लिए स्मॉल आर यूज हुआ है। और पीला जो है प्रभावी लक्षण है, इसलिए इसके लिए कैपिटल वाई का यूज हुआ है, ठीक। तो इसमें आपने देखा कि गोल और हरा बीज, जिसके लिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई का क्रॉस कराया गया है झुर्रीदार और पीले बीज से,
झुर्रीदार स्मॉल आर और पीला बीज मतलब कैपिटल वाई। आकार भी आप देख सकते हैं यह। ठीक, अब F1 पीढ़ी जो तैयार हुई वह प्रभावी लक्षण वाली तैयार हुई, जिसमें गोल और पीले बीज उत्पन्न हुए। F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल हुए और पीले वाले हुए, पीले कार्टिलेडन वाले हुए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब निषेचन होगा तो उससे पहले जो है आपका युग्मक बनेगा। तो कैपिटल आर जो कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, कैपिटल आर से कैपिटल आर युग्मक बनेगा, स्मॉल वाई से स्मॉल वाई युग्मक बनेगा। तो इस तरह से कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से आप देख रहे हैं कि स्मॉल आर से स्मॉल आर युग्मक बनेगा और कैपिटल वाई से कैपिटल वाई स्मॉल युग्मक बनेगा। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एक तरफ से आ रहा है। ठीक, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई F1 पीढ़ी में मिलेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर होगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। तो इस तरह से यह आपका जाइगोट तैयार होगा और इस जाइगोट से लक्षण गोल और पीले बीज वाले होंगे। अब यह जो F1 पीढ़ी है इनका कराया गया स्वपरागण, F1 पीढ़ी का कराया गया स्वपरागण। ठीक है, जिससे F2 पीढ़ी तैयार हुई। ठीक, तो अब यह F2 पीढ़ी कैसी होगी, इसके लक्षण क्या होंगे, तो देखिए ध्यान से। यह आपका एक चक्रबोर्ड बनाया गया है जिसमें आपस में क्रॉस करके तैयार किया गया है, जिसमें 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का रेशियो आया है। ठीक है, इसमें एक अनुपात ऐसा है जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई है। यह देखें, स्मॉल आर स्मॉल वाई है। एक अनुपात ऐसा है। 9 अनुपात जो हैं एक जैसे लक्षण दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबका अध्ययन करें। 556 बीज में से 315 गोल और पीले बीज थे, 108 गोल और हरे बीज थे, 101 झुर्रीदार और पीले बीज वाले थे, 32 झुर्रीदार और हरे बीज वाले थे। अनुपात लिया जाए इनका, ठीक है, तो 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात होगा। ठीक है, 9 अनुपात में गोल पीले बीज, 3 अनुपात में गोल हरे बीज, 3 अनुपात में झुर्रीदार पीले बीज और 1 अनुपात में झुर्रीदार हरे बीज होंगे। टोटल 556 बीज हैं। ठीक है, जिनमें 315 गोल पीले बीज, 108 गोल हरे बीज, 101 झुर्रीदार पीले बीज और 32 झुर्रीदार हरे बीज। अनुपात देखा जाए लगभग 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का आता है F2 पीढ़ी में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 2 अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशागति, बीजों की आकृति और रंग की। ठीक है, तो 2 अलग अलग लक्षणों की यहाँ पे स्वतंत्र वंशागति है और लक्षण सब दिख रहे हैं। गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से आपस में मिक्स होके दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लक्षण गायब हो गया। तो F2 पीढ़ी में सारे लक्षण प्रकट हुए, 9 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में प्रकट हुए। इसे मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से। हाँ, मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे। ठीक है, मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर आप कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे के बीज गोल होंगे, गोल बीज वाले होंगे, लंबे पौधे होंगे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे। परंतु F2 संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यह बातें हम मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर कह रहे हैं।
मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतत के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे, परंतु F2 की संतत की कुछ पौधे नए कॉम्बिनेशन, नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। ठीक है, उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज और कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से F2 पीढ़ी में नए लक्षण का संयोजन देखने को मिल रहा है। नए लक्षण का संयोजन देखने को मिल रहा है। 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात मिल रहा है। ठीक है, नए लक्षण इसमें देखने को मिल रहे हैं। जब बीज के आकार और रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्योजन से, जब बीज के आकार और रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के रिकॉम्बिनेशन से, पुनर्संयोजन से युग्मनज बना तो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। ठीक है, F2 पीढ़ी में नए लक्षण प्रकट हुए। ठीक है, वो क्या थे? झुर्रीदार और पीले बीज वाले लक्षण थे, झुर्रीदार और हरे बीज वाले लक्षण थे। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो हैं प्रकट हो रहे हैं। तो आपने देखा कि, देखे ध्यान से, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से F2 पीढ़ी में नए लक्षणों के संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार और रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से, रिकॉम्बिनेशन से युग्मनज बना जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। अतः बौने लंबे लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। ठीक है, कोई एक दूसरे को दबा नहीं पाता है। ठीक है, लंबे बौने झुर्रीदार गोल ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं F2 पीढ़ी में। अतः लंबे बौने लक्षण, गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। ठीक है, इसे स्वतंत्र विभन का नियम कहा जाता है, जो कि मेंडल का दूसरा नियम है। ठीक, अब प्रश्न है, यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? यह जो लक्षण आए हैं, जो स्वतंत्र रूप से लक्षण आ रहे हैं, यह अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, यह क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। यह लक्षण किस प्रकार एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, देखें ध्यान से। आनुवांशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? आनुवांशिकता का जो वर्क प्रोसेस है, कार्यविधि है, वह किस प्रकार होती है? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन निर्माण के लिए एक सूचना का स्रोत होता है। कोशिका के अंदर डीएनए की बात अगर किया जाए तो उस डीएनए में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना होती है। ठीक है, प्रश्न है कि आनुवांशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? यह प्रश्न है, इसका हमें आंसर देना है, आंसर समझना है। तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन निर्माण के लिए, कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसमें प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्टोर होती है, एक सूचना का स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना होती है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, किसी प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। तो जीन क्या है? जीन डीएनए का वह पार्ट है जिसमें प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है,
उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। ठीक है, जिस प्रोटीन का निर्माण करना है उस प्रोटीन का जीन होता है, जो डीएनए का ही पार्ट होता है। तो डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती हैं? ठीक है, प्रश्न है कि जो प्रोटीन है वह अलग अलग लक्षणों को अभिव्यक्ति जो होती है वह किस प्रकार कंट्रोल करती है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए, ठीक है, किस तरह से प्रोटीन जो है विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल करती है, इसके बारे में आइए अब हम लोग अध्ययन करें। आइए, पौधों की लंबाई का एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो कैसे जो है प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार से कंट्रोल करती है, किस प्रकार से नियंत्रित करती है, इसको समझने के लिए हम पौधे के लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। पौधे की लंबाई के लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। देखें ध्यान से, हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। पौधे के अंदर हार्मोन होते हैं जो लंबाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अतः किसी पौधों की लंबाई पौधों में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, पौधे की लंबाई किस पर निर्भर करेगी? पौधों में उपस्थित लंबाई के हार्मोन की मात्रा पर डिपेंड करेगी। पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधों में उपस्थित हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधों के हार्मोन की मात्रा, ठीक है, पौधों के अंदर हार्मोन की मात्रा कितनी होगी, कितनी बनेगी, कम बनेगी कि ज़्यादा बनेगी, पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पन्न होता है। अब प्रश्न है कि पौधे में हार्मोन कैसे बनता है? तो पौधों में हार्मोन बनने की जो मशीन है, जहाँ से सिग्नल आता है हार्मोन बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा कितना हार्मोन बनेगा, कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा। पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होती है। ठीक है, एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। हार्मोन पैदा करने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? एंजाइम। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। एंजाइम महत्वपूर्ण है कि हार्मोन ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, और हार्मोन के बनने के अनुसार ही लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी। लंबाई, हार्मोन ज़्यादा बनेगा लंबाई बढ़ेगी, हार्मोन कम बनेगा लंबाई घटेगी। यह सारी सूचनाएं कहाँ होती है? डीएनए पर होती है। ठीक है, तो पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होती है, और एंजाइम जो है इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त बनेगा और पौधा लंबा होगा। ठीक है, अगर यह एंजाइम पूरे दक्षता से काम करेगा तो हार्मोन की मात्रा पर्याप्त होगी और पौधा लंबा होगा। और यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं, यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जिससे हार्मोन कम बनेगा और पौधे की लंबाई कम होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। और यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और इससे वह क्या हो जाएगा? इससे वह कम दक्ष हो जाएगा, इससे वह कम दक्ष होगा। अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा
बौना हो जाएगा। ठीक है, तो कम दक्षता होने की वजह से हार्मोन की मात्रा घट जाएगी और पौधा बौना हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जीन जो हैं वह लक्षण को नियंत्रित करते हैं, जो कि डीएनए पर पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो लक्षणों को नियंत्रण कौन करता है? जीन करता है। जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक, यदि मेंडल के प्रयोग की व्याख्या, जिसकी हम चर्चा करते रहे थे, ठीक है, तो यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अगर वह सही है तो हम इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान, ठीक है, जब लैंगिक प्रजनन होता है तो उस समय जो डीएनए होते हैं वह पहले क्या होते हैं? आधे हो जाते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है। ठीक है, जो संतति होगा, जो डॉटर होगा, उसमें पेरेंट मेल और फीमेल जो पेरेंट हैं उनमें दोनों का भागीदारी होता है, दोनों से जीन मिलते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिलिपि, एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यदि दोनों जनक संतान के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। दोनों जनक जो हैं एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतान को प्रदान करेंगी। इसका अर्थ यह है कि मटर के प्रत्येक पौधों में सभी जीन के 2 सेट होंगे। मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के कितने सेट होंगे? 2 सेट होंगे। और प्रत्येक जनक से एक सेट वंशागत होती है। प्रत्येक जनक से कितना सेट मिलता है? एक सेट मिलता है। ठीक है, तो यदि दोनों जनक संतति के लक्षण का निर्धारण में सहायता करेंगे तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशागत होती है। कैपिटल टी है तो जब युग्मक बनेगा तो कैपिटल टी मिलेगा। स्मॉल टी है तो जब युग्मक बनेगा तो स्मॉल टी मिलेगा। प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशागत होगी। ठीक है, इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन केवल एक ही सेट होगा। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। पूरे शरीर में 2 यन होंगे लेकिन जनन कोशिका में यन होंगे। अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा और आधे हो जाएंगे जनन कोशिका में। ठीक है, तो इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं। अगर हम कायिक कोशिका की बात करें, शरीर की कोशिका की बात करें, जनन कोशिका को छोड़ दें,
तो जीन के 2 सेट होंगे, 2n होंगे, 46 गुणसूत्र होगा अगर मनुष्य की बात की जाए। लेकिन जनन कोशिका में कितने होंगे? n होंगे, आधे होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 मेल से 23 फीमेल से, और डाटर में कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ठीक है, सन में 46 हो जाएंगे, 23 फीमेल से 23 मेल से मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट के 2 प्रतियां होती हैं। फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? अब क्वेश्चन है, अगर पूरे शरीर में जीन जो है 2 सेट में है, 2 कॉपी में है, 2n है, तो फिर जनन कोशिका में एक सेट किस प्रकार बनता है? तो आप जानते हैं कि जनन कोशिका में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? तो यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीन का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता तो चित्र 8.5 में दर्शाया गया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। जो 8.5 में आप प्रयोग किए थे वह सफल नहीं हो सकता था। यह वाला एक्सपेरिमेंट 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 वाला, अगर दोनों सेट मिलता तब यह रिजल्ट नहीं आता। यहाँ पे दोनों सेट नहीं मिल रहा है, कैपिटल आर में कैपिटल दोनों नहीं मिल रहा है, एक केवल आर मिल रहा है। स्मॉल वाई में केवल एक स्मॉल वाई मिल रही है, दोनों सेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीन का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता तो चित्र 8.5 में दर्शाया गया प्रयोग सफल नहीं हो सकता था। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण कैपिटल आर तथा स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे। 2 लक्षण कैपिटल आर और स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण कैपिटल आर तथा स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे और स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन के सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। वास्तव में एक जीन के सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर जीन के जो सेट होते हैं, एक जीन के जो सेट होते हैं वह केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में नहीं होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, और इनको गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं और प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की कितनी कॉपी होती है? 2 कॉपी होती है। ठीक, जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा जनक से प्राप्त होता है। प्रत्येक जनन, ठीक है, प्रत्येक जनक कोशिका
पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में जाता है। ठीक है, कैपिटल आर में से केवल आर ही जाएगा, स्मॉल वाई से केवल वाई ही जाएगा, एक सेट केवल जाएगा जनन कोशिका में। प्रत्येक जनन कोशिका पैतृक हो अथवा मातृक हो से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में जाता है, युग्मक में जाता है। ठीक है, जब दो युग्मक का संलयन होता है, जब दो युग्मक मिलते हैं, बनते हैं, जब दो युग्मक का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। ठीक है, तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के अस्थायित्व को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे बॉडी में दो सेट होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। लेकिन जब इनमें गैमीट बनेगा तो केवल एक ही सेट जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यह जो है आपके मेल से मिलेगा और इसी तरह फीमेल से मिलेगा। ठीक है, फीमेल में आपने देखा कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें से स्मॉल आर, इसमें से कैपिटल वाई। यह जो है आपका फीमेल से मिल जाएगा और यह मेल से मिल जाएगा। जो संतान बनेगा उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह सेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ठीक है, तो आपने देखा कि प्रत्येक जनक कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में जाता है। जब दो युग्मक का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है। संतत में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के अस्थायित्व को सुनिश्चित करता है। ठीक है, वंशागत के इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, वंशागत की इस क्रियाविधि से मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसके रिजल्ट की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं। लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागत के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो वंशागत के जो नियम आपको बताए गए कि प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में जाता है। और जब दो युग्मक का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के अस्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है और इसका प्रयोग जो है, इसका उपयोग जो है लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागत के इसी नियम का पालन करते हैं। ठीक है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगत किस प्रकार होती है? क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगत किस प्रकार होती है? ठीक है, यह प्रश्न है। इसका आंसर हम लोग अगले टॉपिक में देखा जाएगा। तो अगली हेडिंग में हम लोग मिलते हैं, जहां पढ़ा जाएगा लिंग निर्धारण के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।